हाय एवरीवन, वेलकम टू द बी आई मैन। और आज हम लोग अपने डोमेन सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं, जहां हम ऑपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। फाइनेंस के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो वो जाकर देख सकते हैं। आज हम ऑपरेशन के बारे में क्या बात करने वाले हैं, पहले देखेंगे इसके अंदर कितने कैटेगरीज होते हैं और ये क्यों रिक्वायरमेंट है किसी भी कंपनी के लिए। कोई कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग, एफएमसीजी, हमने यहाँ पे एफएमसीजी कंपनी का एग्जाम्पल लिया है जिससे आप बेटर रिलेट कर पाएंगे, डेली कंजम्पशन की चीज़ें हैं। तो ये भी देखेंगे साथ में कि जो आपको अगर कोई मिलेगा ना डेटा सेट काम करने को, या तो आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे होंगे या फिर रियल टाइम में भी काम कर रहे होंगे, तो आपको ये समझ आएगा कि इसके अंदर हमें निकालना क्या क्या है। हालांकि आप रियल टाइम पे काम करोगे तो आपको बताया जाएगा ये निकालना है, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो आपको पता होना चाहिए। जब आप रियल टाइम में भी करोगे तो आप स्टेक होल्डर के साथ बात करेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए क्या केपीआईज हैं, और एक एक केपीआईज के लिए कौन कौन सा विजुअल बेटर होगा वो भी हम साथ में ट्राई करेंगे समझने का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ऑपरेशन को समझते हैं। तो कोई भी ऑपरेशन में ना 4 डिपार्टमेंट, 4 से मिलके आप इसे जोड़ के देख सकते हैं साथ में। सबसे पहला, अगर ऑपरेशन का मतलब क्या, किसी चीज़ को आपको प्रोड्यूस करना है कुछ ऑपरेशंस करके, तो प्रोड्यूस करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। तो आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हो। ये प्रोक्योरमेंट या परचेज एक डिपार्टमेंट ही होता है कोई भी कंपनी में, आप ये समझते होंगे। अब मान लो कि इंडियन कंपनी है, तो हो सकता है ये इंडिया से भी सामान ले और बाहर से भी ले, इंपोर्ट भी करे। ठीक है, तो ये सबसे पहला काम है प्रोक्योरमेंट, कि हमें रॉ मटेरियल लाना है। जब रॉ मटेरियल आ गया हमारे पास तो हम उसे प्रोडक्शन में भेजते हैं, उसी रॉ मटेरियल से तो हमें गुड्स बनाना है, राइट। तो सेकंड पार्ट क्या आ गया हमारे पास, प्रोडक्शन। जब सामान बन गया तो उसे हमें कहीं रखना होगा, स्टोर करना होगा आगे बेचने के लिए, तो हम उसे रखते हैं इन्वेंट्री या वेयर हाउस, स्टॉक मतलब स्टॉक को मैनेज करने के लिए। और जो लास्ट पार्ट है, जब स्टॉक हमारा बन गया, सब कुछ सही है, चेक कर लेते हैं, तो उसे फाइनली हम कस्टमर को बेचते हैं, या हमारा कस्टमर कोई और कंपनी, दूसरी कंपनी हो सकती है, हमसे डायरेक्टली डील कर रही हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। तो मेनली 4 है, इसके अंदर सब कैटेगरीज है, बट हम 4 के बारे में बात करेंगे। इस 4 में क्या क्या केपीआईज हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, और आपको समझना है एक एक कीवर्ड केपीआईज। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोक्योरमेंट से, बहुत ही सिंपल है। फिर धीरे धीरे हम इन्वेंट्री, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, और लॉजिस्टिक, प्रोडक्शन तो है ही है डेफिनेटली। प्रोक्योरमेंट थोड़ा सिंपल है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, समझ में आएगा चीज़ें कैसे होती है और काम कैसे होता है एक इंडस्ट्री लेवल पे। तो सबसे पहले देखो प्रोक्योरमेंट में क्या चैलेंजेस होता है ना, कि आप कहीं भी सामान लेते हो ना, तो किसी से सामान लेते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मान लो आपने 10 दिन एक्सपेक्ट करा कि ये 10 दिन में कोई इम्पोर्ट हो गया काम, जर्मनी से, सपोज की जर्मनी से आपने कोई सामान मंगवाया, आपने सोचा कि 10 दिन में ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली शिपमेंट का प्रॉब्लम हुआ, या कोई रिलेशन जो है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस किसी देश से प्रॉब्लम हुआ, तो डिले हो सकता है। तो इसके बेसिस पे हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन हैम्पर होगा, रियल टाइम पे जो प्रोडक्शन आपने प्लान करा है वो नहीं होगा। तो सबसे पहला जो प्रोक्योरमेंट में रहता है कि हमें सप्लाई डिलेज के बारे में निकालना रहता है। ठीक है, फिर देखते हैं कि हाई एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस, मतलब जो एक्चुअल प्राइस आपने सोचा और स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, उसका कॉस्ट वेरिएंस देखेंगे, वो डिटेल में देखेंगे। और मिस्ड कॉस्ट, सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकता है आपके लिए। तो पहला केपीआई एक सिंपल सा है कि प्रोक्योरमेंट कॉस्ट आपको निकालना पड़ता है। क्या होगा ये, सिंपली क्वांटिटी इनटू प्राइस। मान लो आपने 50 क्वांटिटी खरीदा, 100 रुपये का खरीदा, तो क्या हो गया 5000 रुपये। तो आप इसे सिंपली एक कार्ड में दिखा सकते हो कि 5000 आपका प्रोक्योरमेंट कॉस्ट रहा इस महीने का, अगर मंथली आप दिखाना चाहते हो या ईयरली। ठीक है, ये दिखा सकते हो। सेकंड है कि सप्लायर का लीड टाइम, ये आप बहुत सुनोगे वर्ड, ये आप अभी से मेमोराइज कर लो सब। लीड टाइम, लीड टाइम, लीड टाइम, आप बार बार इस वर्ड को सुनोगे। लीड टाइम क्या होता है, मान लो कि आपने एक ऑर्डर डेट निकाला, लेट से आज का तारीख है 18/10/2025। ठीक है, ये ऑर्डर डेट है, और आपको मिलता है 28 तारीख को। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 10 दिन का हुआ ना। तो ये 10 डेज का लीड टाइम, बेसिकली आपको कब लाके देता है, आपके पास मटेरियल कब पहुंचता है, जब आपने ऑर्डर किया किसी को। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका प्रोडक्शन के लिए, कि ये लीड टाइम अगर सही नहीं रहा, पता चला कि एक ही कस्टमर है जिससे आप बार बार मंगवाते हैं, कभी 10 दिन में देता है आपको, वही 15 दिन में देता है, कभी 20 दिन में देता है, तो आप कैसे भरोसा करेंगे, किस बेसिस पे अपना प्रोडक्शन प्लान करेंगे। तो ये इस तरीके से सप्लायर लीड टाइम निकाला जाता है। अब इससे ये पता चलेगा सप्लायर की रिलायबिलिटी। मान लो उसने पूरे महीने में 20 दिन में आपको दिया, और कुछ 10 दिन में आपको 15 दिन, या फिर लेट से 25, तो आप सबको टोटल करके ना आप देखोगे कि ऑन टाइम डिलीवरी कितनी है। लेट से आपका 90%, 98%। तो आप इससे ये पता कर सकते हो कि अगर इस सप्लायर से आप मंगवाते हो सामान,
तो आप कहीं ना कहीं प्रोडक्शन प्लान कर सकते हो प्रॉपरली, बहुत कम चांसेस है कि आपका प्रोडक्शन फेल हो। तो रिलायबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है सप्लायर के लिए। फिर एक परचेज प्राइस वेरिएंस, ये क्या होता है ना कि मान लो कि एक, इसको थोड़ा सा मैं रब करता हूँ, ठीक है। मान लो कि कोई एक प्रोडक्ट है जिसका कुछ एक प्राइस है, ये सोचना, इसको थोड़ा सा आप डेप्थ में सोचना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा रिलेट करोगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक एग्जांपल है, एमआरपी प्राइस है किसी चीज़ का 100 रुपीज़। अब हमारा परचेज टीम है ना हमारे कंपनी में, तो वो इसे नेगोशिएट करेंगे और इसे लेकर आएंगे 95 रुपीज़ में लेट से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप एक्चुअल प्राइस 100 है, स्टैंडर्ड प्राइस 95 और ये क्वांटिटी। तो यहाँ पे आप क्या कंपेयर करते हो कि आपका जो एक्सपेक्टेड प्राइस था और एक्चुअली आपने जो पे किया, इसमें क्या डिफरेंस, ये डायरेक्टली कॉस्ट सेविंग और प्रॉफिटेबिलिटी में ये जाता है। तो यहाँ से प्राइस वेरिएंस एक फैक्टर होता है जिसे आप दिखाते हो, ठीक है, और ये बताते हो कि आपने कितना सेविंग किया। तो सेविंग डिवाइडेड बाय स्पेंड इनटू 100, ये एक प्रोक्योरमेंट का आरओआई निकाल सकते हो। और ये आप एक लाइन चार्ट पे दिखा सकते हो कि मंथ ऑन मंथ कितना आप सेविंग कर रहे हो, राइट। ये एक बहुत अच्छा केपीआई है जो कि आप एक प्रोक्योरमेंट टीम के साथ बैठ के बात कर सकते हो इसके बारे में। ये एक बहुत सिंपल था। अब धीरे धीरे हम थोड़ा सा जा रहे हैं टेक्निकलिटी की तरफ, जो आपको बहुत कम आने वाला है। सेकंड में क्या जाने वाले हैं, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें क्या चैलेंजेस होते हैं हमारे पास कि देखना होता है कि प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, जो मशीन्स हमने लगाए हैं उसका रन टाइम क्या है, डाउन टाइम क्या है, रिड्यूस एफिशिएंसी हुआ है या फिर इसको कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। कि ओवरऑल हमारा देखना होता है कि प्रोडक्शन हमारा सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल आ चुका है तो उसके बाद हमारा कहाँ फोकस होना चाहिए, प्रोडक्शन पे। रॉ मटेरियल अगर हमारा ओके है तो सेकेंड चीज़ क्या है, प्रोडक्शन की। इसमें रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉपर प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो कैसे कैसे क्या देखना होता है, एक तो सबसे सिंपल क्या देखते हैं हम कि हमारा वॉल्यूम, प्रोडक्शन वॉल्यूम मंथ ऑन मंथ या ईयर ऑन ईयर जैसे भी देखना है वो कैसे होता है। मान लो कि ये अक्टूबर का महीना है तो आप देखोगे कि 5 लाख बॉटल्स प्रोड्यूस्ड हुआ इस महीने में, सिंपल सा है, ओके ठीक है। या आप एक कॉलम चार्ट में ऐसे यूं ऐसे दिखा सकते हो कि इस महीने इतना हुआ, अगले महीने ऐसे हुआ या फिर ऐसे हुआ, ठीक है। ये तो हॉरिजॉन्टल है और इसे वर्टिकल में भी आप दिखा सकते हो। और एक बात याद रखना, जितना सिंपल चार्ट होगा ना उतना ज़्यादा बेटर होगा। कोई कॉम्प्लिकेटेड चार्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा याद रखना। क्योंकि जितना इजी चार्ट होगा, जितना कॉमन चार्ट होगा, लोग उससे पहले से अवेयर होते हैं और उसे समझना इजी होता है उन लोगों के लिए, ठीक है। ये हम सिंपली आइडेंटिफाई करते हैं कि हाई लो प्रोडक्शन कितना हो रहा है मंथ ऑन मंथ, सिंपल सा है। अब जो नेक्स्ट फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है कि मशीन्स का यूटिलाइजेशन है ना कहीं तो प्रोडक्शन मशीन्स के ऊपर ही डिपेंड करती है ना। तो ये जो मशीन का यूटिलाइजेशन है इसके ऊपर बहुत फोकस रहता है। क्या होता है कि एक्चुअल मशीन रन टाइम और मशीन्स अवेलेबल टाइम, मान लो कि ये 24 आवर्स के लिए आपकी मशीन्स जो है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से बोला कि आपके लिए 24 आवर्स के लिए मशीन्स अवेलेबल है, लेकिन आप उसे चलाते हो 18 घंटे, तो कितना हो गया सॉरी, तो 6 3 एंड 6 4, तो 3/4 दैट इज 75% आपने यूटिलाइज किया। 25% आपका मशीन्स यूटिलाइज ही नहीं हुआ, है ना। तो मशीन्स क्या, आप इससे इंसाइट्स निकालते हो कि जो मशीन्स का रनिंग है वो बिलो 70% है, तो या तो अंडर यूटिलाइज्ड है या मेंटेनेंस चेक रिलेटेड है। तो आप सीधा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को भेजोगे, फिर उधर से कोई रिप्लाई आएगा, है ना। तो इसे आप कैसे दिखाओगे, तो ऐसे भी एक दिखा सकते हो। मान लो कि आपका ये गेज है, आपने देखा होगा, राइट, ऐसे है। आपने टारगेट रखा है कि मेरा मशीन का जो है 90% होना चाहिए रन टाइम, लेकिन हो कितना रहा है आपका, ये बस 70% अराउंड, ठीक है। तो ये ऐसे कांटा दिखाएगा, तो ये दिखाएगा कि इतना गैप है आपका, करेक्ट। इसे हमें इम्प्रूव करना है, समझ गया। ये ऐसे बेटर दिखा सकते हैं, या बार चार्ट में भी दिखा सकते हैं कि आपका मंथ ऑन मंथ सिंपल कितना आपका यूटिलाइजेशन हो रहा है। सेकेंड है यील्ड परसेंट। यील्ड परसेंट को क्या बोलते हैं हम, ये आप देखो, मान लो कि आपने टोटल प्रोड्यूस किया 100 आइटम टोटल, ठीक है। उसमें से आपका 90 जो है, लेट्स से 95, ये गुड मतलब अच्छा प्रोडक्ट निकला। बाकी जो 5 है वो आप बेच नहीं सकते, ठीक है। तो आपका यील्ड कितना हुआ, 95%। ये बहुत बड़ा फैक्टर है हर कंपनी के लिए। जब आप जाओगे काम करोगे एक्चुअली, तो आप ये सुनने को मिलेगा कि हमारे कंपनी का यील्ड 95% है, और इसको कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। कि ऐसा क्यों हो रहा है, अब मान लो कि ऐसा ये भी हो सकता है कि रॉ मटेरियल का इशू आ सकता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये एक बताता है कि आपकी कंपनी कितने एफिशिएंट है वो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और कितना सही प्रोडक्ट आप बनाते हो।
तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। तो आप टोटल कितना प्रोड्यूस करा आपने और उसमें से कितना बेचने लायक है जो आप दूसरे को बेच सकते हो, सिंपल से भाषा में। तो इसका भी आप सिंपली ये वाला गेज चार्ट में दिखा सकते हो कि आपका टारगेट 98% या 99% है, लेकिन आप पहुंच रहे हो 98%, 96%, तो इतना गैप है आप, और इसे आप मीटिंग में दिखा सकते हो, ठीक है। तो लोअर यील्ड का मतलब इनसाइट्स क्या हो सकते हैं कि डिफेक्ट्स बहुत साथ हो सकते हैं, ट्रक मटेरियल वेस्टेज बहुत हो रहा है। आई एम सॉरी, थोड़ी सी मेरी तबीयत बिगड़ी है, तो आप प्लीज़ मेरी आवाज़ या कफ को इग्नोर करना। ओके, आगे चलते हैं हम। आगे क्या है कि हम डाउन टाइम क्या है कि वही सेम चीज़ है कि मान लो 24 आवर्स के लिए आपने मशीन्स अवेलेबल है आपको ये किसने बताया? मेंटेनेंस जो मैनेजर है उन्होंने बोला। लेकिन इसमें से 3 आवर्स क्या हो गया, आपका डाउन टाइम चल रहा है, मतलब मशीन स्टॉप्ड हो गया। तो क्या पता चला 3 का 24 कितना है? 12.4%। तो ये आपका डाउन टाइम है, ठीक है। तो ये एक आप लाइन चार्ट में बता सकते हो कि सर ये हमारा डाउन टाइम चल रहा है ट्रेंड, जो कहीं ना कहीं प्रोडक्शंस को इम्पैक्ट करेगा। ये एक सिंपल सा है, लेकिन आपको दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग में जो होता है ना, वो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ये क्या बताता है सर? ये जो है ना, आप इंटरव्यू में ये वर्ड यूज़ करोगे या अपने रेज्यूमे में ये KPI ज़रूर दिखाना है आप सबको, अगर आप ऑपरेशन का प्रोजेक्ट करते हो। ट्रस्ट में ये बहुत हाईली इम्पॉर्टेंट KPI है जो कंपनीज में ये डिमांड है, ठीक है। ये रियल टाइम है सारा जो मैं बता रहा हूँ। तो इसे क्या है ये? तो इसमें 3 फैक्टर्स होते हैं, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी। क्या चीज़ है सर अवेलेबिलिटी मीन्स कि आपका अवेलेबल कितना है मशीन, जैसे हमने अभी बात किया कि 24 आवर्स के लिए है अवेलेबल और आपने यूटिलाइज कितना किया, ठीक है। परफॉर्मेंस सिंपली है परफॉर्मेंस की आप कितना टाइम चला पाए हो इसको। जैसे यहाँ पे क्या दिखाया हमने कि 3 आवर्स के लिए बंद था, तो 12.5% इसका डाउन टाइम है, तो रिमेनिंग जो है वो क्या हुआ, परफॉर्मेंस चला है, परफॉर्मेंस सही दिया। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी ये बताता है कि आपका 100 प्रोडक्ट आपने बनाया, उसमें से 96 सही हुआ। तो इसी तरीके से अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और 96, इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 82% आया। तो जो वर्ल्ड क्लास बेसिकली हमने लिया है, हमारी कंपनी में भी कुछ ऐसा है कि 90% बेसिकली चलते हैं वो, लेकिन 85 बिटवीन 85 एंड 90% वो OEE को सही मानते हैं, बिलो 70% इनएफिशिएंट है। और ये 3 फैक्टर से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्रॉस चेक करने जाएंगे और तीनों फैक्टर को चेक करेंगे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो OEE अवेलेबिलिटी मतलब इसको बोलते हैं ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, और इन तीनों फैक्टर से बन के मिल के बनता है। और आपको ये चीज़, इसको भी सिंपली आप ऐसे गेज चार्ट पे देखो, गेज का बहुत अच्छा यूज़ है, एक्चुअली यही सब यूसेज है। ये ना बहुत अच्छा दिखता है डैशबोर्ड में, आपको यहाँ पे दिखाना है, टारगेट सेट करना है कि ये लेट से 95% टारगेट है, लेकिन हो रहा है आपका 70, 85। तो ये जो गैप है ना, ये ईजिली विजिबल है, कांटा ऐसे दिखता रहेगा। तो ये चार्ट बेस्ट है, मैं भी यूज़ करता हूँ। मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ये KPI को लेकर काम करेंगे ऑपरेशन में, तो ये वाला ज़रूर आप चार्ट यूज़ करना, ठीक है। अब आते हैं इन्वेंट्री। अब हमारा क्या हो गया, रॉ मटेरियल आ गया, यहाँ से हमने प्रोडक्शन कर लिया। प्रोडक्शन के बाद क्या होता है, हम इसे रखना है, तो रखने को क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री या वेयर हाउस। तो आइए इन्वेंट्री में चलते हैं। इन्वेंट्री में हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। याद होगा आपको ये कॉग्स वर्ड है ना, हमने फाइनेंस में बताया था। अब बताओ आप अगर ये फाइनेंस वाला जानते हो पार्ट, तो ये कॉग्स देख के आपको समझ में आ जाएगा ना क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो, ये आप समझना, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना। मैं ट्राई करता हूँ सिंपल लैंग्वेज में समझाने का, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप समझ आना। लेट से यहाँ पे मैं दे देता हूँ 60 लाख कॉग्स क्या है, जो नहीं जानते फिर से बताता हूँ। डेली के जो खर्चे हैं बिजनेस को चलाने के लिए, लेट से लेबर का है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, ठीक है, ये सब मिला के कोई सामान बनाने में जितना खर्च होता है वो सारे कॉग्स में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री क्या है, कॉग्स और एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या हो गया, क्लोजिंग और ये ओपनिंग, इन दोनों का डिवाइडेड बाय एवरेज जो लेते हैं वो हो गया एवरेज इन्वेंट्री। तो ये बताता क्या है सर, ये मुझे बताओ। इन्वेंट्री टर्नओवर का अगर ये 6 आ रहा है, यहाँ पे 5 एग्जांपल में देखा, इसका मतलब क्या है मैं दिखाता हूँ। मतलब ये है कि मान लो कि 60 लाख आपका खर्चा हुआ रॉ मटेरियल बनाने में, और एवरेज जो आपका इन्वेंट्री है वो लेट से 10 लाख है। तो ये क्या आ रहा है, 6। तो 6 मतलब ये हो रहा है कि एक साल में आपका स्टॉक 6 बार जा रहा है और नया माल आ रहा है।
समझ रहे हो क्या बता रहे हैं कि आपका फास्ट मूविंग स्टॉक है। लेट से कि 2 महीने में 6, मतलब क्या हो कि हर 2 महीने में, हर 2 मंथ्स में आपका जो स्टॉक है, लेट से आप पार्ले जी, ठीक है, पार्ले जी में बहुत डिमांड है, तो इसका क्या होगा कि आपका जो ITR मतलब इन्वेंट्री टर्न रेशियो वो 6 आया, ठीक है, 6 आया, ये मैं रेड पेन लेता हूँ यहाँ पे, ये 6 आया। तो आप बोलोगे कि पार्ले जी ना बहुत डिमांड में, हर 2 महीने में ख़त्म हो जाता है स्टॉक और फिर से नया आता है। किसी का आया 5, तो मतलब समझोगे कि ये लो मूविंग स्टॉक है, राइट। ये मतलब 5 महीना मतलब ऑन एन एवरेज 2 मंथ से ज़्यादा लगता है किसी सामान को। लेट से मैं ले लेता हूँ एग्जांपल टूथब्रश, ठीक है, टूथब्रश। तो ये क्या हुआ, ये आप देखोगे ये आइटम थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है, इसको मतलब ख़त्म होने में, जो आपने माल लाया या बनाया उसे ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो सिंपल इसका मतलब यही है, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो, ठीक है। तो इसे आप दिखा सकते हो लाइन चार्ट में कि मंथ ऑन मंथ कैसे आपका ये जा रहा है, कितना टाइम्स जा रहा है या आप ये भी दिखा सकते हो कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है स्पेसिफिक। डेज ऑफ इन्वेंट्री, ये सिंपली इसी से रिलेटेड है। क्या बताता है कि 365 में लेट से आपका ये जो 5 है, मतलब टर्नओवर रेशियो 5 है, तो आपका कितना बचा, तो मतलब कि 73 डेज का स्टॉक आपके पास बचा हुआ है। अब स्टॉक डेज में ना आपको ऐसे निकालना पड़ता है कि आपके पास कोई भी आइटम 15 डेज का स्टॉक कितना है, 20 डेज का स्टॉक कितना है, 30 डेज का स्टॉक कितना है, क्योंकि आप तो यही इसी के बेसिस पे आप बनाओगे ना आपका डिमांड कितना है। तो आप देखोगे कि मेरे पास 15 डेज का इतना ही बचा, 20 डेज का इतना बचा, 30 डेज, तो हो सकता है 30 डेज वाला ज़्यादा कंजम्पशन इसका नहीं है, तो बेसिकली आपका पैसा फंसा हुआ है, तो इसका टोटल वर्किंग कैपिटल पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएगा, है ना। तो इसको चाहोगे कन्वर्ट करोगे इसे 20 दिन में लाऊं या इसका प्रोडक्शन अभी थोड़ी देर के लिए रोक दूं, तो कहीं ना कहीं हर एक KPI एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसी चीज़ से मैं बताओ स्टॉक आउट रेट क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आप सबसे कमेंट में पूछना चाहता हूँ, SKUs के बारे में किसको किसको पता है। SKUs ऑनेस्टली बताना, मैं अभी बता रहा हूँ, आप सब बताना। इसको बोलते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टॉक और स्टॉक, एग्जाम्पल की ये जो 5 स्टॉक आउट है वो टोटल 200 SKUs हैं, मतलब SKUs मतलब क्या, कितने टाइप्स हैं, ठीक है। तो 2.5% आपका स्टॉक आउट रेट है। ये एकदम बहुत ही सिंपल है, आप एकदम समझ जाओगे। इन्वेंट्री का एक्यूरेसी, ये और भी इजी है कि ये कभी कभी क्या होता है ना, हम देखते हैं कि ये ऑडिट में काम आता है कि कोई आइटम है 100 फिजिकली, बट हम मतलब सॉरी ये बैटरी डेड होने वाला, 1 मिनट वेट, हाँ, फिजिकली लेट से फिजिकली 98 है और हम गिन रहे हैं उसे 100, तो ये ऑडिट के टाइम में प्रॉब्लम होता है। तो यही बोलते हैं सिस्टम में काउंट कितना है और फिजिकल काउंट कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्यूरेसी निकालते हैं और इसे हम बार चार्ट में दिखा सकते हैं, ठीक है। हमने सिंपल चार्ट कंसीडर किया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हाईफाई क्यों नहीं कर रहे हो आप, तो देखो सिंपल सा है, ये यहाँ पे आपको दिखाना किसको, यूज़र को। और यूज़र क्या है, वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि वो आप वाटरफॉल चार्ट कोई सिंपल सा में कॉम्प्लिकेटेड में दिखा दोगे, है ना, तो वो समझने लग जाएंगे। जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिखाएंगे, बट जितना सिंपल, जितना आई कैचिंग, जितना इजी टू अंडरस्टैंड है ना, उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। इसलिए जनरली मैं प्रेफर करता हूँ कि जितना सिंपल और जितना इजी चार्ट हो आपके लिए बेस्ट है। अब फाइनली जब हमारा सामान बन गया तो हम लॉजिस्टिक पे जाते हैं, हमें सामान को भेजना है। तो लॉजिस्टिक में बहुत सिंपल चीज़ें हैं कि ऑन टाइम डिलीवरी, आपके जो पार्टनर हैं ट्रांसपोर्टर हो सकते हैं, तो ऑन टाइम डिलीवरी देखते हो कि टोटल डिलीवरी में से ऑन टाइम पे कितना हुआ, इसका एक अलग ही डेटा सेट रहता है। तो आप देखते हो कि 96% इसका आ रहा है, तो आप उसके बेसिस पे उस ट्रांसपोर्टर को या उस वेंडर पे रिलाई कर सकते हो कि इससे मैं अगर अपना माल भेजूँ वहाँ तो वो सही टाइम पे पहुँचा देगा। फिर हाँ, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कि फ्रेट कॉस्ट पर यूनिट, मान लो कि आपने 2 लाख रुपए का सामान है और उसका टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट हो गया 50,000, तो सिंपली 4 रुपया एक सामान के ऊपर लग रहा है ना। तो ये आपको ये बताता है कि आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, ठीक है। आप अपने ट्रांसपोर्टर या जो वेंडर हैं आपके, उनसे नेगोशिएट करोगे जिससे आपका कॉस्ट जो है ना मिनिमाइज हो पाए, ऑप्टिमाइज्ड हो पाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये आपको देखना है। एवरेज डिलीवरी टाइम, वही चीज़ है कि टाइम डिलीवर्ड और जो ऑर्डर दिया है और जितना टाइम किया तो उसका एवरेज डिलीवरी टाइम क्या है, इसके बेसिस पे ये सब वेंडर सिलेक्शंस के लिए क्राइटेरिया, नेगोशिएशंस के लिए, ठीक है।
फिर आप एक रिटर्न रेट देखते हो कि आपने 100 सामान बेचा सिंपली, उसमें से 2 सामान आपका रिटर्न आ गया, तो 2% बेसिकली आपका रिटर्न है। इससे ये पता चलता है कि आपका जो सामान आपने बनाया है उसकी क्वालिटी अच्छी है। और अगर कहीं कहीं 2% भी बहुत हाई होता है, इतना होना नहीं चाहिए। अगर बल्क में देखोगे मास में तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर इस बेसिस पे आप ये सारी चीज़ें रखते हैं। तो आई होप कि मैं आपको सारा केपीआई समझा पाया, और मैं इसके लिए एक डेटा सेट भी दूंगा आपको, जो ये सब चीज़ निकालना है आपको एक्चुअली, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। इसके लिए मैं डेटा सेट प्रिपेयर कर रहा हूँ और जल्दी आप सबके साथ शेयर करूँगा, और इसके बेसिस पे आपको डैशबोर्ड बनाना है, सारा डेटा रहेगा उसके अंदर, और ये सारे केपीआईज आपको निकालना है। और ये समझना है कि आप एक कंपनी को प्रेजेंट करने वाले हो कि सर कैसे आपका ऑपरेशन, कैसे आपका प्रोक्योरमेंट, और कैसे इन्वेंट्री और लॉजिस्टिक, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं और कैसे एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं। तो ये चीज़ एक स्टोरी बनानी है आपको, मैं आपको एक डेटा सेट प्रोवाइड कराऊंगा और ये सारी चीज़ें आपको निकालना है और फिर आप शेयर करेंगे। मैं बताऊंगा कैसे शेयर करना है आपको। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको जो चीज़ें बताना था, जो एक्चुअली रियल टाइम में काम आता है, जो मैं भी करता हूँ या बहुत सारे लोग करते होंगे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के लिए, यही चीज़ें होती है। तो अगर आप एक बार इन चीज़ों को समझ लेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, अपने प्रोजेक्ट को शोकेस करने में भी कॉन्फिडेंस आएगा, और जब आप डिलीवर कर रहे होंगे, इंटरव्यू दे रहे होंगे, तो वहाँ भी बहुत मज़ा आया होगा। तो थैंक यू सो मच, इतना ही है, आप इसे प्रैक्टिस करिए, मज़ा आएगा। अगर कुछ आपको मुझ में कमियां लगी इस वीडियो के दौरान तो आप मुझे बताएंगे, मैं और इम्प्रूव करूँगा। और अगर अच्छा लगे तो वो भी प्लीज़ बताइएगा कि मैं नेक्स्ट टाइम और आपके लिए लेकर आऊँ ऐसे वीडियोस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।